नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। तो उपस्थित हुआ हूँ फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर के आपके सामने हिंदी का। आज देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं और अनुरोध है मेरा कि आप नोटबुक और पेन ज़रूर अपने साथ में रखें। ज़्यादा नहीं, 3 से 4 पॉइंट या अधिकतम 10 पॉइंट ही आपको नोट करना है। इस तरह से हर प्रैक्टिस सेट के जितने आपके क्वेश्चंस आज तक सही जाते रहे हैं प्रैक्टिस सेट में, उससे हर प्रैक्टिस सेट के बाद 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बढ़ने वाले हैं। इस तरह से 10 से 15 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते ही आपके जो आंसर्स हैं वो 60 प्लस होने वाले हैं। और जब आपके 60 प्लस हो जाएं तो अपने आप को श्योर समझिए कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर होने से कोई नहीं रोक सकता। बस इसके साथ फिर आपको वही तैयारी करनी रहेगी सामान्य ज्ञान के लिए। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहन अवस्थी। और इसके साथ यह भी याद रखिएगा, हो सकता है कि डॉक्टर मोहन अवस्थी की जगह सुमन राजे नाम आ जाए, तो भी आपको याद रखना है कि डॉक्टर मोहन अवस्थी और सुमन राजे ने आधार काल नाम दिया था। इसी प्रकार चारण काल के लिए 2 लोगों का नाम आता है, जॉर्ज ग्रियर्सन और रामकुमार वर्मा। दूसरा प्रश्न, रामचंद्र शुक्ल के वीर गाथा काल को आदिकाल किसने कहा है? 4 ऑप्शंस आपके सामने। महावीर प्रसाद द्विवेदी, शांत प्रिय द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कभी कभी मित्रों यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि सबसे प्रसिद्ध आदिकाल के लिए सबसे प्रसिद्ध नाम कौन सा है? तो ऑप्शन में आदिकाल भी रहता है, वीरगाथा काल भी रहता है, तो आपको उसमें ऑप्शन वीरगाथा काल पर ही लगाना है। सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि इसी नाम को मिली हुई है। देखते हैं तीसरा प्रश्न, आदिकालीन रासो साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? तो 4 ऑप्शंस आपके सामने, थोड़ा टाइम ले लीजिए इस पे। इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण हुआ है। युद्धों का सजीव वर्णन इस साहित्य की अनंतम विशेषता है। इसमें शौर्य और विलासिता का स्वाभाविक और जीवंत चित्रण हुआ है। श्रृंगार रस और वीर रस का एक साथ चित्रण इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। तो जो तीसरे का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी इस साहित्य में राष्ट्र प्रेम का सुंदर चित्रण किया गया है, यह प्रवृत्ति सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। चौथा प्रश्न है, गोरी सोवे सेच पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहुदेश। पंक्ति किसके द्वारा रचित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। अमीर खुसरो के द्वारा, उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। पांचवा प्रश्न, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए पिंगल, बी बुंदेली, सी डिंगल और डी प्राकृत। तो पता ही है आपको, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो वीर रस की रचनाओं में डिंगल भाषा का यूज किया जाता था, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। डिंगल के लिए आपको लर्न करना है अपभ्रंश प्लस राजस्थानी, पिंगल के लिए अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा। छठवां प्रश्न आपके सामने, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो सही आंसर हो जाएगा रामानंद जी। आपको पता ही है कि भक्ति द्राविड़ी उपजी, लाए रामानंद, प्रकट किया कबीर ने, सप्तदीप नौखंड, उत्पन्ना द्राविड़े, साहम वृद्धिम काड़ा कटेगता। सातवां प्रश्न, राघव चेतन इनमें से किस सूफी काव्य का पात्र है? सातवें का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत। आठवां प्रश्न, शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वह भारत के हर कवि को तुलसी की कसौटी पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते थे। यह कथन किसका है? तो 4 ऑप्शंस में से सही ऑप्शंस उसी आलोचनाकार का होने वाला है जिन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। 9वां प्रश्न, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। वात्सल्य रस का चित्रण, गोपियों का विरह वर्णन, सगुण भक्ति की महिमा का और निर्गुण का खंडन, डी कृष्ण की भक्ति। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता रहा है परीक्षाओं में।
प्रश्न संख्या 10 आपके सामने। ये हिंदी के प्रधान आचार्यों में माने जाते हैं और इनका भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ एक बहुत ही प्रचलित पाठ्य ग्रंथ रहा है। रामचंद्र शुक्ल ने उपर्युक्त बात किस रीतिकालीन कवि के विषय में कही है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महाराज जसवंत सिंह। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि कितने अलंकारों का प्रयोग हुआ है, तो आपको पता ही है 105 अलंकारों का। पिछले भी प्रैक्टिस सेट में इनसे संबंधित प्रश्न आया हुआ था। 11वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से क्या रीतमुक्त कविता की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए कह रहा रीतमुक्त कवियों का प्रेम वर्णन व्यथा प्रधान है। बी, प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। इनके प्रेम में उदात्तता है। रीतबद्ध कवियों जैसा ऐन्द्रिय वासना नहीं। इस धारा के काव्य में कवियों की प्रेमानुभूति को आत्माव्यक्ति की शैली में स्थान प्राप्त हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है, प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है, ये नहीं है, इसीलिए तो रीत मुक्त है, नहीं तो रीतबद्ध हो जाते। 12वां प्रश्न, बालिका सपूत कपिकुल पुरहूत रघुवीर जो को दूत भरी रूप विकराल को। किसकी पंक्तियां हैं? केशवदास, तुलसीदास, सी सेनापति, डी मतीराम। ये क्वेश्चन मुझे पता है आपका गलत होने जा रहा है, जिसने भी सही कर लिया बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सेनापति हैं इसके लेखक। 13वां प्रश्न बहुत ही आसान, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। इस नाम का निबंध आपके सिलेबस में लगा हुआ है, जरूर इसको पढ़ें। 14वां प्रश्न, उद्धव शतक में छंद हैं, जगन्नाथ रत्नाकर कृत उद्धव शतक में कितने छंद हैं, ये आपसे पूछा गया है। 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 116 छंद हैं उद्धव शतक में। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से एक द्विवेदी युगीन कविता की प्रवृत्ति नहीं है? कल्पना का अतिरेक, राष्ट्रीयता, इतिवृत्तात्मकता, नीति और आदर्श का चित्रण। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी द्विवेदी युग कविता में कल्पना का अतिरेक की प्रवृत्ति नहीं है, ये तो पाया जाता है आपका छायावादी युग में। 16वां प्रश्न, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नक तल छुप अकेला यह जीवन निरुपाय आज तक घूम रहा विश्रब्ध। कामायनी से उद्धृत इन पंक्तियों के लिए कौन सा कथन सही है? चारों कथन आपके सामने हैं। चिंता सर्ग मनु का आत्मकथन, श्रद्धा सर्ग मनु का आत्म परिचय, सी लज्जा सर्ग श्रद्धा का कथन, डी श्रद्धा सर्ग मनु का श्रद्धा का प्रत्युत्तर। ऑप्शन सही है डी इसका, यानी ये चीज़ें श्रद्धा सर्ग की हैं और मनु ने श्रद्धा को प्रत्युत्तर में ये बातें कही हैं। 17वां प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि अपनी रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ? गांधी दर्शन भी साथ में है, इनके जुड़ा हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आप लोग कर पाएंगे इसको। ऑप्शन नंबर बी सही है, सुमित्रानंदन पंत। 18वां प्रश्न, डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं का सार तत्व है? यानी राम की शक्ति पूजा में किन दो कविताओं को मिला करके बनाया गया है? 4 ऑप्शंस आपके सामने, तुलसीदास और जागो जागो फिर एक बार, बी सरोज स्मृति और जागो फिर एक बार, सी जागो फिर एक बार और बादल राग, डी तुलसीदास और सरोज स्मृति। तो 18वां का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास और सरोज स्मृति। 19वां प्रश्न आपके सामने, छायावाद को मधुचर्या कहने वाले हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन, पहली बार हिंदी साहित्य का इतिहास आप इन्हीं का पढ़े होंगे। ऑप्शन सी इज करेक्ट, रामचंद्र शुक्ल। छायावाद को मधुचर्या कहा है रामचंद्र शुक्ल ने। और यह भी याद रखें, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी कथन बहुत ज़रूरी है कि इसमें क्या हुआ है, कवि प्रमुख हो गए हैं और विषय गौड़ हो गया है। 20वां प्रश्न, दिनकर की प्रसिद्ध काव्यकृत रश्मिरथी की कथा वस्तु कहाँ से ली गई है? बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके सामने, 4 ऑप्शंस आपके सामने, सही आंसर हो जाएगा डी, ये जो है महाभारत से ली गई है। और याद रखना इसका प्रकाशन वर्ष 1952 है और इसमें सर्गों की संख्या है टोटल 7। 21 नंबर प्रश्न, प्रगतिवाद साहित्य को सोद्देश्य मानता है। सोद्देश्यता का अर्थ है
किसी सिद्धांत की घोषणा करना, स्पष्ट रूप से यथार्थ का प्रचार करना, किसी राजनैतिक विचारधारा को पुष्ट करना, किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। सही आंसर आपको पता ही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। यानी प्रगतिवादी साहित्य में सौउद्देश्यता का मतलब है किसी विशेष अभिप्राय से, किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। 22 नंबर प्रश्न, माझी के पुल से कितनी दूर है? माझी का पुल कौन बड़ा है? वह जो नदी पर खड़ा है, या माझी का पुल, या जो टगा है लोगों के अंदर? इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने। सही आंसर हो जाएगा प्रयोगवादी कविता या नई कविता से ली गई पंक्तियां हैं। ऑप्शन बी सही है, केदारनाथ सिंह। 23 नंबर, प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? यानी प्रयोगवादी रचनाएं क्यों लोकप्रिय नहीं हुई, ये आपको बताना है, क्यों नहीं हुई। ऑप्शन ए कह रहा समाज निरपेक्षता, दुरूहता, समाज सापेक्षता, अस्पष्टता। तो 23 का जो सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, समाज सापेक्षता। यानी समाज निरपेक्षता इसमें था, दुरूहता था, अस्पष्टता था, जिससे लोकप्रिय नहीं हो पा रहा था, समाज के सापेक्ष नहीं था ये। 24 नंबर प्रश्न फंसाने के लिए आपको आ गया है कि उत्तर आप गलत कर दीजिए इसको। उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, बन बिंद शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां गेय की किस कविता से हैं? तो गलती से आप सांप पे ऑप्शन क्लिक मत कर दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये पंक्तियां हवाई अड्डे पर विदा से ली गई हैं। 25 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? आपको पता है कि नकेनवाद का दूसरा नाम प्रपद्यवाद है। तो ऑप्शन ए केसरी कुमार, बी केदारनाथ सिंह, सी नरेश मेहता, डी केदारनाथ अग्रवाल। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए केसरी कुमार। कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी और इसके तीनों कवि कौन कौन से हैं और किस राज्य से जुड़े हुए हैं। 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गीत काव्य की विशेषता नहीं है? संगीतात्मकता, कोमल कांत पदावली, वस्तु व्यापार वर्णन, स्वानुभूति की अभिव्यक्ति। तो गीत काव्य की विशेषता, गीत काव्य के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो बहुत आसानी से आंसर दे सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गीत काव्य की विशेषता वस्तु व्यापार वर्णन नहीं होता है, बाकी तीनों चीजें सही हैं। 27 नंबर, आज रात इससे परदेसी चल की जय विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे ग्रहण संकोच नहीं। तो प्रस्तुत पंक्तियों के रचनाकार कौन है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शंस में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीधर पाठक। 28 नंबर प्रश्न, किस एकांकीकार ने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना जगाने का प्रयास किया? अरे वही महाशय हैं जिन्होंने आदिकाल को चारण काल नाम दिया था। ऑप्शन आप बता सकते हैं कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए रामकुमार वर्मा। इन्होंने अतीत गौरव को प्रस्तुत करते हुए राष्ट्रीयता और देश प्रेम की भावना को जगाने का प्रयास किया था। इनके बारे में थोड़ा सा और भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है। रामकुमार वर्मा की जो प्रसिद्ध एकांकी हैं पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, कौमुदी महोत्सव, दीपदान। दीपदान आप लोग पढ़ चुके होंगे। भुवनेश्वर की प्रसिद्ध एकांकी कारवां है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आइए देखते हैं 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से रचनाकार रचना की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन ए सुरेंद्र वर्मा 8वां सर्ग, बी भीष्म शाहनी हानूस, सी शंकर शेषेक और द्रोणाचार्य, धर्मवीर भारती अंधा कुआं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ही विकल्प गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो 29 का जो सही आंसर हो जाएगा अंधा कुआं लक्ष्मी नारायण लाल का लिखा हुआ है। मित्रों, आपसे करबद्ध निवेदन है कि लक्ष्मी नारायण मिश्र और लक्ष्मी नारायण लाल की रचनाओं को स्पष्ट रूप से अलग अलग बहुत अच्छे से कंठस्थ कर लीजिएगा। 30 नंबर प्रश्न, हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्जला स्वतंत्रता पुकारती, यह प्रयाण गीत कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए ध्रुव स्वामी से, बी स्कंदगुप्त से, सी चंद्रगुप्त से, डी विशाख से। सभी नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त से।
31 नंबर प्रश्न, अंधा युग नाटक से आया हुआ। किसने कहा तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो? गांधारी ने, युधिष्ठिर ने, कृतिवर्मा ने या व्यास ने? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यास ने। 32 नंबर प्रश्न, प्रभु सत्ता संपन्न शासक वर्ग एवं गरीब शिल्पी के मध्य संघर्ष कथा को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है? बहुत ही आसान प्रश्न है आपके लिए। ऑप्शन ए कोणार्क, बी शारदिया, सी शिल्पी और डी आदमी का जहर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोणार्क। और इस नाटक का जो प्रमुख पात्र है विशु, ये भी आप लर्न रखिएगा। और इसके रचयिता हैं जगदीश चंद्र माथुर। कुछ इनके और नाटक बहुत ही फेमस हैं, शारदिया, पहला राजा, दशरथ नंदन, रघुकुल रीति। शिल्पी सुमित्रानंद पंत जी का लिखा हुआ, ये भी याद रखें। 33 नंबर प्रश्न, फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित शरणार्थियों की दारुण दशा का चित्रण हुआ है? बहुत ही आसान क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जुलूस। 34 नंबर प्रश्न, पाप और पुण्य की मीमांसा में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्रलेखा, धर्मपाल, विराटा की पद्मिनी, गढ़कुमार। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रलेखा, भगवती प्रसाद वर्मा जी का, भगवती चरण वर्मा जी का। 35 नंबर प्रश्न, गोदान का गोबर किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन आपके लिए। सामंतशाही को चुपचाप सहन करने वाले वर्ग का, रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का, रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले वर्ग का, या ऑप्शन नंबर डी, समाज सेवा करने वाले वर्ग का? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूढ़ विरोधी नई पीढ़ी के किसान युवक का। 36 नंबर प्रश्न, प्रेमचंद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? चारों ऑप्शंस आपके सामने है, ध्यान से पढ़ लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 31 जुलाई 1880 को बनारस से 4 मील दूर लमही नामक गांव में। 37 नंबर प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक यानी उपनिषद की कथा का आधार लिया गया है? बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र, अनामदास का पोथा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनामदास का पोथा। इसके मुख्य पात्र को याद रखना जरूरी है, रैक कुरेशी और जावाला राजकुमारी, इन्हीं की प्रेम कथा का वर्णन इसमें है। 38 नंबर प्रश्न, कितने ही सिद्धांत जो एक ज़माने में सत्य समझे जाते थे आज असत्य सिद्ध हो गए हैं, पर कथाएं आज भी उतनी ही सत्य हैं क्योंकि उनका संबंध मनोभावों से है। यह निम्नलिखित में से किसका कथन है? उसी का है जो कथा सम्राट या उपन्यास सम्राट हैं। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंशी प्रेमचंद का। 39 नंबर प्रश्न, अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। यह तो इनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कफन कहानी से। 40 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही है? ऑप्शन ए, भारत भारती, बी, बंदिनी, सी, झांसी की रानी, डी, चिनगारियाँ। बहुत ही उम्दा टाइप का क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिनगारियाँ। और आपको पता है चिनगारियाँ पांडे वचन शर्मा उग्र की कहानी संग्रह है और इसमें क्रांति के विचारों का समावेश हुआ है, इसलिए इसको ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था। 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? व्यक्तित्व व्यंजकता, पाठक में आत्मीयता, विदेशी लेखकों का उल्लेख, प्रतिभा, विद्वता एवं पांडित्य का अद्भुत समावेश। 41 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विदेशी लेखकों का उल्लेख इनकी विशेषता नहीं, इन्होंने विदेशी लेखकों का उल्लेख नहीं किया है। 42 नंबर प्रश्न, काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है, यह कथन किसका है? बहुत ही टफ प्रश्न। तो सही आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही, यानी काव्यानुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि
संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। 43 नंबर प्रश्न, विधा की दृष्टि से अस्ति और भौत कृति क्या है? अस्ति और भौत का मतलब हो गया है और होता है। तो ऑप्शन ए आत्मकथा, बी पत्र साहित्य, सी उपन्यास और डी निबंध। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आत्मकथा है किसका? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का। 44 नंबर प्रश्न, भीष्म साहनी का कौन सा उपन्यास उनकी ही कहानी राधा अनुराधा, जिसको वांगचू 1978 की है, का विस्तार कहा जा सकता है? यानी कहानी संग्रह वांगचू 1978 की, उसमें एक कहानी राधा अनुराधा, उसका विस्तार क्या है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बसंती। ये भी उपन्यास आपके सिलेबस में, आपको पढ़ना चाहिए पूरा इसको। 45 नंबर प्रश्न, स्त्री विमर्श की दृष्टि से इनमें से किस लेखिका की गणना घोषित नारीवादी लेखिका के रूप में की जाती है? मन्नू भंडारी, प्रभा खेतान, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती। 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रभा खेतान। 46 नंबर प्रश्न, जब अर्थ का ग्रहण अविधा से ना हो किंतु उससे संबद्ध हो तो अर्थ ग्रहण कराने वाली शब्द शक्ति को कहेंगे? व्यंजना या ध्वनि, लक्षणा या विधा मूला। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लक्षणा। क्योंकि पता है आपको, अगर आप किसी को कहते हो कि तुम गधे हो, तो गधे हो यानी आदमी तो गधा हो नहीं सकता, लेकिन गधा संबंधित किससे? मूर्ख से। यानी अविधा से अर्थ अगर ग्रहण नहीं होता है तो वो संबद्ध रहती है, इसलिए जो है सही हो जाएगा लक्षणा। 47 नंबर प्रश्न, कविता भाव का स्वच्छंद प्रवाह नहीं, भाव से पलायन है, व्यक्तित्व की अभिव्यक्त नहीं, उससे मुक्ति का नाम है। इस प्रैक्टिस सेट में एक ही क्वेश्चन पाश्चात्य काव्यशास्त्र से आया हुआ है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इलियट, यानी टी.एस. इलियट। 48 नंबर, जगत जनायो जिह सकल सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आखिन सब देखिए आखिन देखी आँख न देखी जाही। उक्त दोहे में कौन सा अलंकार है आपको बताना है? दृष्टांत, उदाहरण, उपमा, प्रतिवस्तुपमा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदाहरण अलंकार। आपको पता ही है कि एक बार कथन और फिर उससे संबंधित दूसरा उसमें उदाहरण दे दिया जाए तो उदाहरण अलंकार होता है। यानी उस कथन की पुष्टि के लिए कुछ और चीज़ें बताई जाएं तो उदाहरण अलंकार होता है, तो यहाँ पे उदाहरण अलंकार ही है। 49 नंबर, आधुनिक भारतीय भाषाओं का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस विद्वान ने किया? काफ़ी टफ क्वेश्चन आपके सामने, आंसर बता पाएँ तो बहुत अच्छी बात। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर A.F.R. हार्नले। अगर आपने भाषा विज्ञान पढ़ा होगा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का तो आप इससे अवगत होंगे। 50 नंबर प्रश्न, हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने का जो प्रस्ताव संसद में पारित हुआ उसके प्रस्तावक थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, सी राजगोपालाचारी और डी श्री गोपाल स्वामी अयंगर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्री गोपाल स्वामी अयंगर। 51 नंबर प्रश्न, दूरदर्शन समाचार के बारे में कौन सा कथन ठीक नहीं है? ऑप्शन ए समाचार सत्यता पर आधारित हो, बी समाचार लेखन निष्पक्ष हो, सी शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है, डी चित्र महत्वपूर्ण हो और शब्द उसके सहयोगी भूमिका में हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शब्दों और चित्रों का तालमेल आवश्यक नहीं है। दूरदर्शन के बारे में यह कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि शब्दों और चित्रों का अगर तालमेल नहीं रहेगा दूरदर्शन का मतलब ही नहीं रह जाएगा, दूरदर्शन पे समाचार का मतलब ही नहीं रह जाएगा। आइए 52 नंबर प्रश्न, मेहता और मालती किस उपन्यास के पात्र हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी गोदान। 53 नंबर प्रश्न, ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। ये सिद्धांत किस विधि का है? ह्यूरिस्टिक विधि का, प्रदर्शन विधि का, क्रिया विधि का, साक्षात्कार विधि का? तो सही आंसर हो जाएगा ह्यूरिस्टिक विधि का, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। 54 नंबर प्रश्न कथन और तर्क से आया हुआ है। स्थापना क्या है देखिए, दलित चिंतन और साहित्य में अभिव्यक्ति मनुष्य गांधी का हरिजन ही है। यानी दलित चिंतन और साहित्य में जिस मनुष्य की अभिव्यक्ति हुई है वो कौन है? हरिजन है, गांधी जी के ही। तर्क कह रहा है क्योंकि दलित साहित्य में मुख्यतः बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक राजनीतिक चिंतन को अपनाया गया है।
तो दोनों ऑप्शन ही सही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है, इसका विकल्प बी सही। 55 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करते हुए सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन ए, रानीखेत की कहानी उनके सामने, राम प्रसाद निरंजनी। बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने था, तो मिलान इसका कर लीजिए। रानीखेत की कहानी को मिलाइए आप इंशाअल्लाह खानी 4 नंबर से। और भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी से, खड़ी बोली की व्यवस्थित रचना यानी 1 से चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग से, और 4 पद्म पुराण पता ही आपको दौलत राम जी ने लिखा हुआ है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका जो सही हो रहा आप उस पर टिक कर लीजिएगा। आइए देखते हैं 56 नंबर प्रश्न, अपनी खबर नामक आत्मकथा को लिखने के लिए पांडे वेचन शर्मा उग्र को किस साहित्यकार ने कहा, उग्र तुम अपना संस्मरण लिख डालो। निराला ने, शिवपूजन सहाय ने, सी रामवृक्ष बेनीपुरी ने, डी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसको थोड़ा आपको संकेत दे दूं, शायद आप सही आंसर बता पाएँ। अरे वही हैं जिनको भाषा का जादूगर कहा जाता है, और वही हैं जिन्होंने एक ही उपन्यास लिखा लेकिन अमर हो गए उपन्यास जगत में। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शिवपूजन सहाय। 57 नंबर प्रश्न, लिदित से एक संस्मरण शीर्षक किस प्रसिद्ध यात्रा साहित्य से उद्धृत है। ऑप्शन ए, लोहे की दीवार के दोनों ओर, बी आखिरी चट्टान तक, सी चीड़ों पर चांदनी, और डी यादें यूरोप की। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीड़ों पर चांदनी यात्रा साहित्य से ये है। 58 नंबर प्रश्न, प्रकाशन की दृष्टि से नाटकों का सही क्रम क्या है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो स्टार्ट आप करेंगे भारतेंदु के नाटक से। अब आपको समझ में आ गया होगा कौन सा उत्तर सही जा सकता है। तो बड़ा ही क्लोज आंसर है भी इसमें, सही आपका हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ध्यान से एक बार देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर 58 का सही होने जा रहा है बी, यानी सबसे पहले अंधेर नगरी, फिर चंद्रगुप्त, फिर सिंदूर की होली, और इसके बाद अंजो दीदी। अंधेर नगरी भारतेंदु हरिश्चंद्र, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण लाल, अंजो दीदी उपेंद्र नाथ अश्क। 59 नंबर प्रश्न, राजनीति साहित्य नहीं है, उसमें एक एक का महत्व है। कभी एक क्षण के लिए भी चूक जाएं तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है। राजनीतिक जीवन की धुरी में बने रहने के लिए व्यक्ति को बहुत जागरूक रहना पड़ता है। यह कथन किसका है। मल्लिका का, प्रियंगु मंजरी का, कालिदास का, या विलोम का। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा बी, प्रियंगु मंजरी। 60 नंबर प्रश्न, अंजो दीदी नाटक का कौन सा पात्र अपनी नज़र से 1 मिनट के लिए भी ओझल नहीं होने देने की बात करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीपत। देखिए अंजो दीदी से पिछली बार भी, पिछले प्रैक्टिस सेट में 2 प्रश्न आए थे, यहाँ भी 2 प्रश्न है। 61 नंबर प्रश्न भी अंजो दीदी नाटक से ही है। तुम चाहते हो मेरा बेटा तुम्हारी तरह आवारा हो जाए, न काम के न काज के, ढाई से अनाज के। यह कथन किसका है। तो सही आंसर हो जाएगा अंजलि का है, और किससे कहती है, श्रीपत से। ऑप्शन नंबर डी सही है। जैनेन्द्र द्वारा लिखित पत्नी कहानी की नायिका है, सुमन, शीला, सुनंदा, अल्पना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुनंदा। 63 नंबर, एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। उपर्युक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। चीफ की दावत, ऑप्शन नंबर डी सही है, और लेखक हैं इसके भीष्म साहनी। 64 नंबर प्रश्न, उषा प्रियंवदा द्वारा लिखित वापसी कहानी के केंद्रीय पात्र कौन है। गजाधर बाबू, गज्जू सिंह, गोपाल, गोलू। पिछले भी प्रैक्टिस सेट से इससे प्रश्न पूछा गया था, तो उसमें आपको याद आ रहा होगा कि कौन थे, कहाँ पे नौकरी करते थे। ऑप्शन नंबर ए सही है, गजाधर बाबू। 65 नंबर प्रश्न, मरने से पहले मैं एक दफ़ा बर्मा जरूर जाऊंगा। वापसी कहानी में यह कथन किसका है। प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है, ये वापसी कहानी का नहीं है, ये है आपका परिंदे कहानी, निर्मल वर्मा कृत से दिया गया है। तो वापसी की जगह आप यहाँ पे परिंदे कहानी को समझ के इस कथन को पढ़िएगा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मुखर्जी। 66 नंबर प्रश्न,
पार कर लूँगी वह पग चाप यदि कर दे निमंत्रित, नाप लेगा नभ विहग मन, बांध लेगा प्रलय मृदुतन। उपरिक्त काव्य पंक्तियाँ महादेवी वर्मा की किस रचना से ली गई हैं? पंथ होने दो परिचित से, या दीप मेरे जल अकंपित, या मैं न यह पंथ जानती री, या सब आंखें के आंसू उजले, सब आंखों के आंसू उजले। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने यह पथ जानती री। 67 नंबर प्रश्न, जग जल बूढ़ जहां लगी ताकी, मोरी नाव खेवक बिनु थाकी। ये पंक्तियां किस कवि से संबंधित हैं? तो सबसे बड़ी बात यह है जिसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो ये सही से दिए गए हैं कि जिसकी जो रचना है उसी के सामने वो लिखा भी है, लेकिन जो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागमती वियोग खंड से है, पद्माव से आया हुआ है, जायसी इसके लेखक हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 68 नंबर प्रश्न, कविता में कहने की आदत नहीं पर कह दूं, वर्तमान समाज में चल नहीं सकता, पूंजी से जुड़ा हुआ हृदय बदल नहीं सकता। ये आपको बताना है किससे आई हुई है, उपरिक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि और उनकी काव्य से संबंधित हैं। तो आपको थोड़ा संकेत के रूप में बता दूं कि निराला की तरह, नागार्जुन की तरह जो अक्खड़ और फक्खड़ और मस्त रहने वाले थे, इनमें से भी एक कवि ऐसे हैं, उन्हीं की रचना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गजानन माधव मुक्तबोध, अंधेरे में कविता से लिया गया है। 69 नंबर प्रश्न, नदी के द्वीप उपन्यास में किसने किसी से कहा कि मैंने तुमसे प्यार मांगा था, तुम्हारा भविष्य नहीं मांगा था? ऑप्शन ए, भुवन ने रेखा से, रेखा ने भुवन से, गौरा ने चंद्रमाधव से, या डी, चंद्रमाधव ने गौरा से। सही आंसर हो जाएगा रेखा ने कहा किससे? भुवन से, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। 70 नंबर और अंतिम प्रश्न, मन्नू भंडारी कृताप का बंटी उपन्यास का कथानायक निम्नलिखित में से कौन है? शकुन, अजय, बंटी, टीटू। सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंटी। ये आपके 70 क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद है कि अपना स्कोर ज़रूर अवगत कराएंगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।